आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहे थे। हमने 10% लिख लिए हैं। उसके बाद आगे से हम आज लिखेंगे। नोट करते रहना। प्रश्न नंबर 11 नोट करें। तरंग पैकेट की अवधारणा को समझाइए। सिद्ध कीजिए कि किसी कण की द्वैत प्रकृति मानने पर उसका तरंग वेग उसका समूह वेग कण वेग के तुल्य होता है। यानी हमने एक डेरिवेशन हल किया था Vg बराबर V, वह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न नोट करें। श्रोडिंगर समीकरण श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। अगला प्रश्न है तरंग फलन की भौतिक सार्थकता समझाइए। यानी तरंग फलन की भौतिक महत्व या भौतिक सार्थकता में बताना है। अगला प्रश्न नोट करें। संकारक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। निम्न संकारक समझाइए। पहला है रैखिक संकारक,
दूसरा है हर्मिटी संकारक, तीसरा है संलग्न संकारक, प्रश्न संख्या 17। प्रत्याशा मान लिखिए। पहला है स्थिति का, सेकंड है संवेग का, दोनों के प्रत्याशा मान लिखने हैं। सभी प्रश्नों को एक साथ नोट करें, इसके बाद हम आगे से प्रश्नों को लिखेंगे। देखिए, हमने प्रश्न संख्या 11 लिखा है, तरंग पैकेट की अवधारणा को समझाइए। प्रश्न संख्या 12 है, सिद्ध कीजिए कि किसी कण की द्वैत प्रकृति मानने पर उस कण का समूह वेग और कण वेग के तुल्य होता है, यानी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी बराबर होती है। हमें इसके बाद अगला प्रश्न है, श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पन्न करना है। इसमें ये नहीं कहा गया है कि कौन सी श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न करना है। श्रोडिंगर समीकरण हम जानते हैं दो प्रकार की होती है। एक तो वह श्रोडिंगर समीकरण जो समय पर निर्भर करती है, उसे हम काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, और दूसरी वह समीकरण जो समय पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम काल निराश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। इस प्रश्न में हमें यह नहीं कहा गया है कि हमें कौन सी श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न करनी है। अतएव हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय हमें दोनों प्रकार की श्रोडिंगर समीकरण व्युत्पन्न करनी है। पहले हम काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद हम काल निराश्रित श्रोडिंगर समीकरण को व्युत्पन्न करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, तरंग फलन की भौतिक सार्थकता समझाइए। भाई, तरंग फलन है, वो तरंग फलन किस स्थान पर ज़्यादा होता है तो उस स्थान पर क्या होता है, और जिस स्थान पर तरंग फलन का मान कम होता है उस स्थान पर क्या होता है। मैं आपको स्मरण के लिए बता देता हूँ। तरंग फलन का मान जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है, और जिस स्थान पर तरंग फलन का मान कम होता है वहाँ पर कण के पाए जाने की संभावना कम होती है। प्रश्न संख्या 15 है, संकारक यानी ऑपरेटर किसे कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा अध्ययन करते समय पढ़ा था, एक बार याद कीजिए। ऑपरेटर किसी फलन पर हम आरोपित करते हैं तो उसका मान बदल जाता है। निम्न संकारक समझाइए। प्रश्न संख्या 16 है, हमें रैखिक संकारक की परिभाषा और इसका सूत्र लिखना है। हर्मिटी संकारक, इसको हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं। इसकी हमें परिभाषा लिखनी है और इसका सूत्र लिखना है। संलग्न संकारक की हमें परिभाषा लिखनी है और इसका सूत्र लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्याशा मान लिखिए। एक तो स्थिति का और दूसरा संवेग का। हमने गति के चरों के प्रत्याशा मान लिखे हैं, उनमें स्थिति और संवेग का हमें प्रत्याशा मान लिखना है। सभी विद्यार्थियों को ये बताया जाता है कि इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप उत्तर
किसी एक स्थान पर लिखकर रखिए ताकि रिवीजन के समय हमें बहुत ही मदद मिलेगी इन प्रश्नों की सहायता से। और सभी प्रश्नों के उत्तर एक स्थान पर लिखने के बाद उनको बार बार रिवाइज करते रहना है और किसी भी प्रकार के लिए आवश्यक मार्गदर्शन आपको प्राप्त करते रहना है। आप सभी प्रश्नों के उत्तर एक स्थान पर लिखने के बाद आगे के दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं और आपने किस प्रकार इन प्रश्नों का उत्तर दिया है इसकी आप जांच करवा सकते हैं। और आपका ये प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लिखें और उनको उत्तर देने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो बिना देखे इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें, लेकिन जिस प्रश्न में संभव ना हो उस प्रश्न के लिए उत्तर आप देख सकते हैं। आप अपने नोट्स में से देख सकते हैं, किताब में से देख सकते हैं। फिर भी नहीं मिले तो आप अपने संबंधित विषयाध्यापक से संपर्क कर सकते हैं और प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न नोट करेंगे हम। प्रश्न संख्या 18 नोट करें। सिद्ध कीजिए कि एक्विमीय बॉक्स में कण की गति के आइगन मान ई एन बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2m a स्क्वायर होता है, जहाँ a बॉक्स की चौड़ाई है, सिद्ध कीजिए कि एक्विमीय बॉक्स में कण का तरंग फलन साई बराबर √2/a साइन n पाई x बटा a होता है, जहाँ a बॉक्स की चौड़ाई है
अगला प्रश्न लिखिए। सिद्ध कीजिए कि तीन विमीय बॉक्स में कण का तरंग फलन साई बराबर समेशन n1 n2 n3 बराबर 1 से इनफाइनाइट सी n1 n2 n3 साइन n1 पाई बटा a इंटू एक्स साइन n2 पाई बटा b इंटू वाई साइन n3 पाई बटा c इंटू जेड होता है। प्रश्न संख्या 21 नोट करें। सिद्ध कीजिए कि तीन विमीय बॉक्स में कण का आइगन मान ई n1 n2 n3 बराबर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटा 2m n1 स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बटा c स्क्वायर होता है। नोट करें। प्रश्न संख्या 18 हमने लिखा है। सिद्ध कीजिए कि एक विमीय बॉक्स में कण की गति के आइगन मान n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटा 2m a स्क्वायर होता है। हमने एक विमीय बॉक्स में कण की गति का अध्ययन किया था। हमने एक चित्र बनाया था, उस चित्र में एक कण रखा था। हमने ये माना था कि उस कण का द्रव्यमान m है और बॉक्स के बाहर बॉक्स की दीवारों पर ऐसे हमने कुछ परिसीमा प्रतिबंध भी लगाए थे। उन परिसीमा प्रतिबंधों को लगाने के बाद हमने आइगन फलन और आइगन मान प्राप्त किया था। आइगन फलन और आइगन मान प्राप्त करने के बाद हमने एक चित्र भी बनाया था। तो प्रश्न संख्या 19 भी एक विमीय बॉक्स के लिए है। एक विमीय बॉक्स में तरंग फलन का मान साई बराबर √2 बटा a साइन n पाई x बटा a होता है। प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 21 तीन विमीय बॉक्स के लिए है। पहले हमने अध्ययन करते समय एक विमीय बॉक्स के लिए अध्ययन किया था। तत्पश्चात हमने तीन विमीय बॉक्स के लिए अध्ययन किया था। तीन विमीय बॉक्स में हमने तरंग फलन का मान स्थापित किया था। हमने परिसीमा प्रतिबंधों का प्रयोग किया था।
हमने तरंग फलन प्राप्त किया था साई बराबर समेसन n1 n2 n3 बराबर 1 से इनफाइनाइट सी n1 n2 n3। ये सी क्या है हमने चर्चा की थी, ये योग को दर्शा रहा है साइन n1 पाई x बटा ए, साइन n2 पाई बटा बी वाई, साइन n3 पाई z बटा सी, इन सभी को। अगला प्रश्न था 21वां भी 3वीं बॉक्स के आइगन मान के लिए है। 3वीं बॉक्स के आइगन मान एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बटा 2m इंटू n1 स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस n3 स्क्वायर बटा सी स्क्वायर होता है। हमने यहाँ पर ए बी और सी को नहीं बताया कि ये क्या है। ए बी सी क्या है, 3वीं बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। हम स्वतंत्र रूप से ए बी सी को यादृच्छिक रूप से किसी को भी लंबाई मान सकते हैं, किसी को चौड़ाई मान सकते हैं, किसी को ऊंचाई मान सकते हैं, लेकिन एक बार मानने के बाद पूरे डेरिवेशन में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और साधारणतया हमने डेरिवेशन करते समय ये माना था कि 3वीं बॉक्स की लंबाई ए है और चौड़ाई बी है और ऊंचाई सी है। अगर 3वीं बॉक्स के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को अगर हम बराबर कर दें, यानी ए बी सी तीनों को हम बराबर कर दें, तो 3वीं बॉक्स 1वीं बॉक्स में बदल जाता है, यानी 3वीं बॉक्स 1वीं बॉक्स में बदल जाता है, यानी एक घन का आकार ले लेता है जिसकी भुजा ए है। अब हम आगे के प्रश्नों को नोट करेंगे।